चल रहा है तब तक कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर दोनों के बीच में यानी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट बढ़ता है, ऐसी स्थिति में क्या बात सबसे पहले आती है बच्चों की, बात आती है पैसों की, किसे कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा, उन सारे कारणों को एक बार समझ लेना काफी जरूरी है। जी हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में जरा हम पैसे से संबंधित जो हस्बैंड वाइफ का क्लेम होता है, जिसे आप मेंटेनेंस या एलिमनी के आसपास घुमा फिरा कर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम कवर करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस चैनल के माध्यम से इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम एलिमनी और मेंटेनेंस से संबंधित बात करेंगे। जरा हम समझते हैं कि जो एलिमनी है वो कैसे डिटरमाइन होती है। तो एक रेफरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट को, तो ये दो तरीके से हो सकता है, यानी आप लोगों के बीच की जो प्रक्रिया है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ, झगड़ा शुरू हुआ। अब जब झगड़ा शुरू हो रहा है, बात कोर्ट में जा रही है। कोर्ट में जब बात गई तो ड्यूरिंग प्रोसेस, ऐसा तो नहीं कि 2 दिन में कोर्ट आपके झगड़े का, विवाद का निपटारा कर देगी, कोर्ट को समय लगेगा। और ये ड्यूरिंग द प्रोसेस चलने वाला जो है वो मेंटेनेंस या एलिमनी आपको देना पड़ सकता है अगर आप हस्बैंड है तो, या कि खत्म होने के बाद जो प्रक्रिया खत्म हो गई तो एक फाइनल एक अमाउंट, फाइनल एक सेटलमेंट कोर्ट अवार्ड करेगी। तो ये दो तरीके से आप समझे कि एक ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब प्रक्रिया चलने के दौरान, 1 साल 2 साल या उससे ज्यादा जो प्रक्रिया आपकी चल रही है उस बीच अगर कोर्ट ने जो अवार्ड किया वो, और जिसे हम आइडेंटिटी मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, मैंने कई अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ जब पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है उसके ऊपर। अब जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ यानी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पारसी लॉ, क्रिश्चियंस के लिए अलग या स्पेशल मैरिज एक्ट, तो इन सब में कुछ चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें? शादी हुई तो इसके लिए मैरिज से रिलेटेड लॉ, अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो आपका डाइवोर्स से रिलेटेड लॉ, साथ ही साथ बच्चों के भरण पोषण यानी कस्टडी या गार्डियनशिप किसे मिलेगी, या बच्चे को मिलने जुलने का जो हम विजिटिंग या एक्सेस राइट बोलते हैं वो बात आ जाएगी। उसके अलावा मेंटेनेंस और साथ ही साथ एलिमनी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा कुछ पर्सनल लॉ के अंदर ही डिफाइन किया गया है। तो अगर हम रेफरेंस ले लें, फॉर एग्जांपल सेक्शन 24 की अगर हम बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का कानून है, वहां पर पति या पत्नी के बीच में कानून भेदभाव नहीं करता और ये कहता है कि जो भी पार्टी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती वो मेंटेनेंस लेने का हकदार है। फॉर एग्जांपल वाइफ अगर हाउस वाइफ है, वो बच्चों की देखरेख कर रही थी, 6-7 साल के बाद दोनों के बीच में डिस्प्यूट आते हैं, पति कमा रहा था, सरकारी नौकरी में है या बिजनेस कर रहा है, ऐसी स्थिति में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन वाइस वर्सा इसे रिवर्स कर दे सिचुएशन, तो हस्बैंड भी वाइफ से क्लेम कर सकता है सेक्शन 24 के अंतर्गत। 125 जो लीगल प्रोविजन है सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वहां पे हस्बैंड एंटाइटल नहीं होता है, वाइफ क्लेम कर सकती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल ज्यूरिसडिक्शनल केस आए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भी अन्य हाई कोर्ट के, जहां पर किया गया। अब आपको ये जरा समझना पड़ेगा कि भाई अगर पैसे लेने हैं, अगर मेंटेनेंस लेना है या एलिमनी लेना है, तो वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला तो अर्निंग। हो सकता है मैं 10,000 रुपए महीने कमाता हूं, तो मेरी पत्नी को जो भरण पोषण मिलेगा वो 10,000 रुपए के हिसाब से होगा। हो सकता है आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, आपका जो लिविंग स्टेटस या स्टैंडर्ड है वो 1 लाख रुपए के हिसाब से सेटअप है आपका, तो आपकी जो वाइफ मेंटेनेंस या एलिमनी क्लेम करेगी वो उस स्तर के हिसाब से करेगी, क्योंकि स्पिरिचुअल ड्यूटी तो है आपकी कि उसी स्टेटस के ऊपर, उसी कंफर्ट जोन के ऊपर आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को रखें। लेकिन ऐसी स्थिति डिफाइन होगी कि आपकी अर्निंग कितनी है, साथ ही साथ आपके पास एसेट्स कितने। हो सकता है मेरी अर्निंग कम हो लेकिन मेरे पास करोड़ों रुपए के एसेट्स हैं, मैं 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है मेरे पास में करोड़ों रुपए के एसेट्स हैं, तो भी मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, हो सकता है मैंने इतने सारे लोन ले रखे हों कि मैं खुद ही फंसा पड़ा हूं। अब जब मैं खुद ही फंसा पड़ा हूं, मैं आपको क्या मेंटेनेंस दूंगा, तो उन चीजों के ऊपर भी कोर्ट ध्यान देती है। वाइफ का फाइनेंशियल बैकग्राउंड या स्टेटस क्या है, कोर्ट उसके ऊपर भी ध्यान देती है। ऐसा नहीं कि आप खुद कमा रहे हो और उसके बावजूद आपने अपने पति से क्लेम किया, तो इस बात का भी कोर्ट, मतलब वाइफ का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, कोर्ट उसे भी ध्यान देती है। एम्प्लॉयमेंट वगैरह, प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, सिक्योरिटी अनसिक्योरिटी बिजनेस है क्या है, उनके ऊपर भी कोर्ट पैरामीटर ध्यान देती है। इस वजह से पूरा का पूरा जो मामला है मेंटेनेंस और एलिमनी का, वो कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि ये सारे जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए, जहां पर अर्निंग, एसेट्स, लाइबिलिटी, वाइफ का फाइनेंशियल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, इन सारे फैक्टर्स को कोर्ट ध्यान में रख करके मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड करती है, कितना देना है, क्यों देना है, कैसे देना है। अब देखिए म्यूचुअल डाइवोर्स की जहां पे बात आती है, जहां पे म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लिया,
आपने और मैंने समझौता कर लिया कि भैया देख ऐसा है, मैं 50,000 रुपए कमाता हूं, हर महीने 15,000 रुपए तू ले ले, तू अलग रह, खत्म करते हैं खेल, डाइवोर्स ले ले। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप बोलते हो नहीं मुझे तो 30,000 चाहिए, मुझे तो आपकी सैलरी का पूरा आधा चाहिए, तो आप भी कोर्ट जाओ, मैं भी कोर्ट जाता हूं। फिर वो कॉन्टेस्टेड मैटर हो गया, मतलब लड़ झगड़ करके हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में फिर कौन करेगा? जज साहब करेंगे, कोर्ट करेगी। तो आपको ये समझना है कि म्यूचुअली अगर आप सेटल कर लो बहुत अच्छा है, ये आपकी कंसेंट और ऑपोजिट पार्टी दोनों की कंसेंट है। आप क्या कर रहे हो वो आप लोग का इशू है, और उसके हिसाब से आप सेटल कर सकते हो जो भी आपके डिफरेंसेस हैं पैसों को लेकर के या एलिमनी को लेकर के। ज्यादातर केसेस हो जाते हैं। लेकिन कॉन्टेस्टेड, मुझे तो फुटी कौड़ी नहीं देनी, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा लेकिन आपको चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो कॉन्टेस्टेड फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। तो मेंटेनेंस का, एलिमनी का ये जो डिस्क्रिप्शन है पूरा का पूरा कोर्ट के ऊपर आ जाता है। आपको एक और बात यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि जो एडिशनल ऑप्शंस होते हैं मेंटेनेंस लॉ में, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, जो कि बेस करता है, जो आधार बनाता है, क्या क्या आधार बनाएगा? मैंने आपको पहले के कुछ पैरामीटर्स बताए जो कि कॉमन एक पैरामीटर्स थे, जहां पर आपकी अर्निंग, आपके एसेट्स, आपकी लायबिलिटी, वाइफ का फाइनेंशियल स्टेटस, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस या और कुछ भी है, तो उसके ऊपर कोर्ट ध्यान देती थी। लेकिन जो सेक्शन 18 है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का जो कानून, वो बेस अपने आधार बनाता है। कब मेंटेनेंस मिलेगा? पहली कंडीशन तब मिलेगा जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अबंडन कर दिया, छोड़ दिया उसे, उसका त्याग कर दिया, और ये एक प्रॉपर रीजन बन जाता है मेंटेनेंस का वाइफ के लिए, बिना उसकी मर्जी के आपने उसे घर से बाहर निकाला, आपकी जवाबदारी है पैसे दो, भरण पोषण करो। दूसरा, अगर पति ने निकाला नहीं लेकिन उसके बावजूद वो पत्नी के साथ मारपीट करता है, एक क्रूअल बिहेवियर करता है, क्रूअलिटी करता है, ऐसी स्थिति में भी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस और एलिमनी लेने की हकदार बन जाएगी। पहला कब? जब अबंडन कर दिया, उसे छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया। दूसरा कब? जब उसके साथ मारपीट करता है, क्रूअलिटी करता है, ऐसी स्थिति में भी वाइफ मेंटेनेंस और एलिमनी लेने की हकदार बन जाएगी। मैं किस कानून के हिसाब से बता रहा हूं? सेक्शन 18 हिंदू मेंटेनेंस एंड ऑप्शन एक्ट 1956। तीसरी कंडीशन एक होती है जहां पर पति का अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ में अफेयर हो, चक्कर हो, उनके शारीरिक संबंध बन रहे हो, ऐसी स्थिति में वाइफ मेंटेनेंस लेने की हकदार बन जाती है। चौथी कंडीशन, जहां पर एक लेप्रेसी टाइप की जो डिसीज होती है, वेनरल डिसीज होती है जो कि फैलती है, ऐसी डिसीज से अगर पति को तकलीफ है, ऐसी बीमारी है उसे, तो इस स्थिति में भी ले सकती है। जहां पर चौथी कंडीशन, जहां पर पति ने अपने धर्म को बदल लिया, कन्वर्ट कर लिया, धर्मांतरण कर लिया, पहले हिंदू था भाई मुस्लिम बन गया, वाइफ क्या करेगी? नहीं रहना तुम्हारे साथ में, धर्म बदल लिया तुमने, मुझे आपसे मेंटेनेंस और एलिमनी चाहिए, ये भी एक आधार बन जाता है। दूसरा, जहां पर पांचवी कंडीशन ये बन जाती है जहां पर पति विदाउट प्रॉपर रीजन वो अपनी पत्नी से अलग रहना शुरू कर दे, सेपरेट रहना शुरू कर दे, ऐसी कंडीशन में भी पत्नी भरण पोषण के लिए और एलिमनी के लिए जा सकती है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। हालांकि मोटा मोटी अगर आप समझे कि जो मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, एलिमनी का जो कॉन्सेप्ट है, लगभग वो ठीक ही है, और हर एक जो कानून है उस पर लगभग एक जैसा ही है। चाहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कानून की बात कर लो, या जो मैरिड कपल्स हैं उनकी कंडीशंस अगर आप देखो, तो सेक्शन 125 मेंटेनेंस में अगर बात कर लो सीआरपीसी की प्रोविजन में, या कि जो मैंने आपको सेक्शन 24 हिंदू लॉ का बताया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का बताया, उसमें भी, और जो कंडीशंस दी हुई है वो बहुत ही फंडामेंटल कंडीशन है, वो बेहतर कंडीशन है जो मैंने आपको बताया है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 18 के हिसाब से। तो अगर आपको यह समझ में आ गया कि मेंटेनेंस कब लिया जा सकता है और कितना लिया जा सकता है, इसके बीच में आप समझो तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। फिर भी आप एक अनुमानन अगर समझें तो लगभग ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 20% तक मेंटेनेंस क्लेम मिल जाता है या कोर्ट अवॉर्ड करती है, और अगर बच्चे हैं तो उससे ज्यादा भी बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। और अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें एक फिक्स है, भाई आपको 1 लाख रुपए आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, क्या आपकी सैलरी है, कोर्ट को काफी आसानी होती है। लेकिन कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के केस में खासकर जहां पर बिजनेस है या कि प्राइवेट जॉब है या कि इनकम के सोर्स कुछ अनसर्टेन से हैं, वहां पर थोड़ी तकलीफ आती है और आपको साबित
करना पड़ता है कि आपके हस्बैंड की इनकम कितनी है। हो सकता है 50,000 हो सकता है 5 लाख रुपए हो सकता है 5,000 हो, तो डिपेंड करता है, वो साबित आपको करना पड़ेगा। मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस के क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है मैरिज लॉ, फैमिली मैट्रिमोनियल इश्यूज या कि किसी भी तरीके से जो हम सिविल या क्रिमिनल्स या अलग अलग जो सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें अगर आपके कोई प्रश्न है। साथ ही अगर आप मुझे कुछ जानकारी डायरेक्टली बात करके लेना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद।